14 फरवरी को बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक, जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विकासनगर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, बजट सत्र बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। विकासनगर में एमएस कंपनी के गड्ढों से हादसे का खतरा, सभासद सवल शेरावत ने लापरवाही पर जताई नाराजगी। अल्मोड़ा में 21वां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय सम्मेलन शुरू, पहली बार उत्तराखंड में हो रहा बड़ा विज्ञान सम्मेलन। देहरादून में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस का हमला, डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने पुलिस और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में 14 फरवरी को देहरादून में पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक भाजपा की कोर कमेटी की होगी और इसकी अध्यक्षता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पार्टी प्रवक्ता कमलेश रमन ने यह बताया कि यह बैठक संगठन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बैठक में सरकार के पिछले कामों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सरकार की योजनाएं जनता तक कितनी सही तरीके से पहुंची है। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि पार्टी को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत किया गया। चुनाव से पहले यह बैठक बेहद अहम माना जा रहा है कि इसमें आगे की रणनीति पर भी बात हो सकती है। कुल मिलाकर भाजपा चुनाव से पहले कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है और इस वजह से संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जेपी नड्डा जी हमारे शीर्ष नेतृत्व है और वो यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सामान्य तौर पर बैठकें होती है। हमने अपने पिछले कार्यकाल में क्या किया, हमने कितने काम किए, हमने लोगों के बीच में अपने संगठन को कितना मजबूत किया, लोगों के बीच में हमारी सरकार की क्या योजनाएं किस तरीके से पहुंची है और आने वाले समय में हम और क्या बेहतर करेंगे, क्या विशेष करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा होती है। तो हमारे उत्तराखंड की जो कोर कमेटी है उनके साथ बैठ करके माननीय जेपी नड्डा जी अपने विचार विमर्श रखेंगे और अपनी बात को करेंगे और आने वाले समय में हम क्या बेहतर अपने प्रदेश के हित में कर सकते हैं, अपनी जनता के हित में कर सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श होगा। और संगठन के तौर पर भी माननीय जेपी नड्डा जी हमारी कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं और ये एक साधारण प्रक्रिया है जो हमेशा संगठनों में होती है, तो उसी के तहत ही हमारा कार्यक्रम होगा।
खबर विकास नगर से है, जहां कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ जुटे। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कई मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा के आने वाले बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए गए। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि जब भी वो जिलाधिकारी कार्यालय जाते हैं तो वहां अधिकारी मौजूद नहीं मिलते। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। इसके अलावा संजय किशोर ने पछुआ दून इलाके में खनन माफिया पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है और भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया। कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बात पे गौर किया जाए कि आज तक विधानसभा का जो सत्र है वो पूर्ण अवधि के लिए चला ही नहीं। उसकी अवधि इतनी कम रखी जाती है कि जहां पर विपक्ष के विधायक जनता के सवालों को उठाना चाहते हैं लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता। और सोमवार को प्रश्नकाल होता है जिसमें मुख्यमंत्री जी उनके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज तक किसी सोमवार को वहां पर नहीं रहे। तो इसमें मुख्यतः मांग यह है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए और मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उनके जो प्रश्न है वो उन प्रश्नों का स्वयं जवाब दे। आज उत्तराखंड के अंदर चाहे वन्य जीव के हमलों से मानव हानि हो रही है, उस पर कोई सरकार की नीति नहीं है। चाहे महिला उत्पीड़न हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त पड़ी है। आप और हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से रोज हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से रोज हमले हो रहे हैं। उन सब बातों को लेकर भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, खनन माफिया किस तरह हावी है, भू माफिया किस तरीके से हावी है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दे ला रहे हैं, लेकिन जो जनहित के असली मुद्दे हैं उन पे कोई गौर नहीं किया जा रहा। खबर विकास नगर से है, जहां इन दिनों ईएमएस कंपनी की ओर से सीवर लाइन और पेयजल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम की वजह से कई गलियों में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। इन गड्ढों को ठीक से ढका नहीं गया, जिससे हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। वार्ड नंबर 3 के सभासद सबल शेरावत ने इस पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कंपनी के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। अगर समय रहते गड्ढों को सही नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सभासद ने कहा कि वो इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे और विधायकों को भी इसकी जानकारी देंगे। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इन गड्ढों की वजह से उन्हें रोज दिक्कत हो रही है। खासकर रात के समय हादसे का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और कंपनी इस मामले में कब तक कार्रवाई करते हैं और लोगों को राहत मिलती है। उत्तराखंड के विकास नगर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गलियों में खुले हुए गड्ढे हैं जो कभी भी किसी को इस हादसे का शिकार बना सकते हैं। सभासद ने इस मामले को देखकर साफ तौर पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है ये बिल्कुल सरासर लापरवाही है। कंपनी पर लापरवाही का आरोप सभासद की तरफ से लगाया गया। गलियों से गुजरते वक्त जब ये खुले गड्ढे दिखे, जहां पर उन्हें ये समझ आया कि गलियों में खेलने वाले बच्चे या फिर कभी भी आवाजाही करने वाले जो लोग हैं वो इस खुदी हुई सड़क की चपेट में आ सकते हैं, जिसके चलते कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। दरअसल गली में सीवर और पाइपलाइन का काम लगातार जारी है, जिसके चलते ये गड्ढे खुले हुए हैं। ये ईएमएस कंपनी ने वार्ड नंबर 3 को फन वैली बना दिया। आप आएंगे रोलर कोस्टर भी मिलेगा आपको। गलियां तोड़ दी, बैठ गई, कोई रिपेयर नहीं है। ना तो ये बता रहे नगर पालिका बनाएगी, हम बनाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन। इतना परेशान जब मैं हो चुका हूं, जनता का क्या हाल हो रहा होगा। ये देखिए मिनी स्विमिंग पूल है। ये मेरे घर के सामने ही है। देखिए आप इसे, अगर आप दिखाएं कैमरे में एक बार, तो मिनी स्विमिंग पूल है। आइए, मतलब क्योंकि समर्स आ रही है तो ईएमएस कंपनी ने ध्यान रखा कि गर्मियां आ रही है, स्विमिंग पूल भी जरूरी है वार्ड नंबर 3 के लोगों के लिए। मतलब इतना बोलने के बाद कभी प्लम्बर नहीं है, कभी लेबर नहीं है, प्लम्बर नहीं है, तो विकास नगर में भी प्लम्बर है। उन्हें आप रिक्रूट करो, काम तो कराना पड़ेगा। और काम एक गली 2 गली आप कवर करो, उसके बाद तीसरी जगह जाओ लेबर लेके। ये थोड़ी ना एक गली खोद दी, उसमें एक काम कर दिया फिर आगे चले गए, और कोई पैरामीटर नहीं है। पूछो कब होगी ये ठीक, 10 दिन तो मिट्टी बैठने में लगेंगे जी। कुछ मापदंड होते हैं किसी चीज के। यहाँ पे बच्चे भी गिर सकते हैं, और ये कई बार तो यहाँ पे प्लम्बर आके देख के चला गया और 1-2 बच्चा यहाँ पे गिर भी गया। और ये कूड़ा, ये जो सिविल लाइन जो करी थी तो उसमें हमारा ये पाइप भी टूट गया इसका पानी का, और ये छोड़ दिया इन्होंने ऐसे ही। आते हैं और देख के चले जाते हैं। कितने दिन से गड्ढा है ये 10 दिन से है।
तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी? करी थी हमने शिकायत। क्या कहा आपको? कह रही कि अभी आ रहे, लेकिन आया कोई नहीं देखने। आप देखो पानी में मच्छर भी हो रहे हैं। हाँ, पानी में मच्छर भी हो रहे हैं यहाँ पे। बीमारी है, ये बीमारी की तरफ मतलब फैल सकता है। कौन सी जगह ये गुरुद्वारा गली वार्ड नंबर 3। तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर मानस खंड विज्ञान केंद्र में आज से 21वां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय प्रमुखों का सम्मेलन शुरू हो गया। ये पहली बार है जब इस तरह का बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड में हो रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के तत्वाधान में और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग में हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी के वर्चुअल संदेश के जरिए किया गया। ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इसमें देश भर के करीब 50 विज्ञान संग्रहालयों और केंद्रों के निदेशक, वैज्ञानिक और कई विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस बार सम्मेलन की थीम है विज्ञान केंद्रों का भविष्य। इसमें चर्चा होगी कि विज्ञान केंद्रों को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। डिजिटल तकनीक, नई प्रदर्शनी, एआई का उपयोग और बच्चों को विज्ञान से जोड़ने के नए तरीकों पर खास फोकस रखा जाएगा। तो पहली बार यह आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन में वर्चुअल संदेश दिया, जिसमें देश भर से 50 केंद्रों के ये प्रमुख थे। अल्मोड़ा में विज्ञान का ये बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों के जो प्रधान थे वो भी वहां मौजूद थे। और इसी पर इस आयोजन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वर्चुअल संदेश दिया गया। 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहां पे किया गया था, जो कि पहली बार उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वर्चुअल संदेश दिया गया है। देश भर से 50 केंद्रों के प्रमुख इस आयोजन में पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वर्चुअल जुड़ना हुआ। ये आज अपने आप में अच्छा सौभाग्य है कि पूरे देश भर के अंदर ऑल इंडिया एनुअल ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, ये एक ही होता है। ये हमारे उत्तराखंड को मिला और अल्मोड़ा में इसको किया जा रहा है। 3 दिन का आयोजन है। इसमें बहुत सारी चीजें आपस में डिबेट्स के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से एक दूसरे को शेयर किया जाता है, जिससे कि हम अपने अपने सभी संस्थानों को और अच्छे से डेवलपमेंट करें और इसका उपयोग बहुआयामी हो। और जो हमारे विजिटर्स हैं, जो आते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, उन जिज्ञासुओं का समाधान भी हो और उनका ज्ञान भी वर्धन हो। और इसलिए ये मानस खंड अल्मोड़ा एक इसका प्रमाण है, जो पिछले 2 वर्षों में ही लगभग 30,000 से ज्यादा विजिटर्स ने यहाँ आके अपने अपने जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और मैं ऐसे आयोजन के लिए आज इन सबको बहुत बधाई देता हूँ, आयोजक मंडल को बहुत शुभकामनाएं। एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इस सेंस में कि पूरे देश के जितने साइंस सेंटर्स होते हैं, म्यूजियम होते हैं, उसके यहाँ पर महानिदेशक, निदेशक, विभागाध्यक्ष सभी हैं। तो एक लिहाज से समझिए कि देश के साइंस सेंटर्स की क्या भूमिका है और भविष्य में क्या होने वाली है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, और वो भी उत्तराखंड में और अल्मोड़ा में। तो इसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन। क्योंकि ये पहली बार है कि उत्तराखंड में इतना बड़ा आयोजन राष्ट्रीय स्तर का किया जा रहा है। और इसमें न केवल हमारे उत्तर भारत के, बल्कि पूरे भारत से जितने भी विज्ञान केंद्र हमारे राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन सभी के निदेशकगण यहाँ पर पधारे हुए हैं। और 3 दिन तक जो है ये अधिवेशन चलने वाला है, जिसमें इसका जो थीम इस बार का है वो है कि फ्यूचर ऑफ साइंस साइंटिस्ट। तो 3 दिन ये चर्चा रहेगी कि जो भविष्य में आने वाले विज्ञान केंद्र है उनको हम कैसे और अच्छे तरीके से विकसित कर सके। और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 तक हम लोगों को यह जो भारत को जो है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो इसी दिशा में यह एक अनुपम पहल है। और 3 दिन तक इसमें चर्चा होगी कि जो विज्ञान केंद्र है उन पर नई पॉलिसी क्या बनाई जाए और किस तरीके से उनको चलाया जाए। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के बढ़ते हुए अपराध को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि राजधानी से लेकर हल्द्वानी तक दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। इससे साफ है कि कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह का यह कहना है कि पुलिस प्रशासन वीआईपी मूवमेंट से ज्यादा व्यस्त है, जबकि आम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में हत्या की घटना के बाद भी सरकार के लोग कैबिनेट के साथ फिल्म देखने चले गए। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्होंने हल्द्वानी के डबल मर्डर और सिल्वर सिटी इलाके में हुई हत्या का जिक्र किया। उनका यह कहना है कि यह घटनाएं सरकार की नाकामी दिखाती है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने यह मांग की है कि सरकार तुरंत बैठक करे और ये पता लगाए कि अपराध आखिरकार बढ़ क्यों रहा है। साथ ही साथ कानून को मजबूत किया जाए ताकि लोगों में फिर से सुरक्षा का भरोसा बन सके। हल्द्वानी डबल मर्डर केस का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि पुलिस प्रशासन और जो कानून है प्रदेश में वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि एक साथ सभी लोग ये जब फिल्म देखने जाते हैं, यही वो वजह है जिसके चलते ये जो अपराधी हैं इन सभी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने साफ तौर पर सरकार पर यह वार करते हुए कहा कि सरकार को इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, बैठक बुलानी चाहिए ताकि जो प्रदेश है उसके पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, लोगों को एक संदेश दिया जा सके ताकि लोगों को ये पता हो कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था धामी राज में ध्वस्त हो चुकी है, ये बड़ी चिंता का विषय है और सरकार को इस पे समीक्षा बैठक करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि इसके पीछे के कारण क्या है। क्या पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है और करेगा भी कैसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन आधे से ज्यादा समय तो वीआईपी मूवमेंट के लिए जो है व्यस्त रहता है। अभी परसों ही आपने देखा राजधानी में दिन दहाड़े एक हत्या हो जाती है और शाम को जो है मुख्यमंत्री जिन्हें जो प्रदेश के मुखिया है वो कैबिनेट के साथ जो है मूवी देखने जाते हैं। तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं कि मुख्यमंत्री को तो फिक्र ही नहीं है आपकी हमारी सुरक्षा की। फिर एक आपने देखा कल हल्द्वानी में डबल मर्डर केस हो गया जो इतना ब्रूटल था कि सोचकर भी रूह कांप जा रही है। अभी कल वो घटना लोग भूल नहीं पा रहे थे। शाम को एसएसपी महोदय प्रेस करते हैं और आज फिर सिल्वर सिटी जो कि राजपुर रोड में एक ऐसी जगह जो पॉश एरिया के साथ साथ वहां हर अन्य प्रतिष्ठान भी जो है बगल में ही आपने देखा कि चीफ सेक्रेटरी जो है उनका घर भी थोड़ी ही दूरी पे है, वहां कितने सारे संस्थान भी हैं और वहां पर हत्या हो जाती है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम गोलियां चला रहे हैं क्योंकि सरकार खामोश बैठी है। खबर देहरादून से है जहां पर उत्तराखंड सरकार दूर और सीमांत इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में अब तेजी से काम कर रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश, नाभी डांग और ज्वाली कांग जैसे क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की जाए। सरकार का मकसद है कि इन दूर इलाकों तक हेलीकॉप्टर और हवाई सेवा शुरू की जाए ताकि लोगों को सफर में आसानी हो। इसके साथ ही देहरादून से चंपावत की पूर्णागिरी और पिथौरागढ़ के लिए भी जल्द हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। सचिव नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे ने बताया कि सभी हेली सेवाएं सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से संचालित की जाएंगी। प्रदेश में इस समय जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा, गौचर हवाई अड्डा, चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा और नैनी सैनी हवाई अड्डा शामिल है। सरकार का यह कहना है कि आने वाले समय में हवाई नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा जिससे लोगों को तेज और सुरक्षित सफर की सुविधा मिल सकेगी। पहले हमने ये किया है कि देहरादून से पिथौरागढ़ तक हमारा जो अभी तक जो फ्लाईबिग के माध्यम से हम केवल 19 सीटर का जो प्लेन चलता था वो डिसकंटिन्यू हो गया था बिकॉज फ्लाईबिग कंपनी के खुद के प्रॉब्लम्स के कारण। तो जो सर्विसेज अभी हम दिल्ली पिथौरागढ़ उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से दे रहे थे उस अलायंस एयर का ही हमारा जो 42 सीटर है उसी के माध्यम से अभी हम नेक्स्ट मंथ से देहरादून पिथौरागढ़ सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अभी देहरादून से पिथौरागढ़ जाने वाला जो भी हवाई जहाज होगा उसकी कैपेसिटी 42 सीटर की होगी, ना कि 19 सीटर, और ये हफ्ते में 3 बार ऑपरेट करेगा फ्रॉम देहरादून टू पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ टू देहरादून। इसके अलावा हमारी जो भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के माध्यम से जो उड़ान स्कीम चलती है उसमें 6 सर्विसेज 6 रूट्स ऐसे थे
जो हमारी जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से चलते थे। खबर मसूरी से है, जहां नेशनल हाईवे 707A पर वाल्मीकि मंदिर के पास अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया। खनन माफिया ने बिना अनुमति खुदाई की थी, जिसके कारण हाईवे का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और सड़क निर्माण का खर्च उनसे वसूलने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को SDM मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, खनन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में साफ हुआ कि बड़े स्तर पर बिना अनुमति खनन किया गया है, जिससे सड़क की नींव कमजोर हो चुकी है और हिस्सा धंस गया है। यह भी पता चला है कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण हो रहा था। अब प्रशासन ने नियम के खिलाफ निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ पे कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कल लगभग 3:30 बजे यहाँ जो है रोड को क्षति पहुंची थी। तत्काल प्रभाव से सुरक्षा के दृष्टिगत जो रोड है इसको 4 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रोड के जस्ट तलहटी में कुछ खनन चल रहा था, जिसकी जांच की गई, जिसकी परमिशन नहीं थी। संबंधित के विरुद्ध जो है नियमानुसार खनन विभाग की अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा जो MDDA के द्वारा नक्शा पास किया गया था, उसमें भी उससे विचलन कर ज़्यादा जो खुदाई कर रही थी, उसके कारण MDDA की भी जो 15/9 की कार्रवाई वो की जाएगी। इसके अलावा जो NH जो विभाग है जिसकी रोड है, वो भी संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा रही है कि जिसकी वजह से उनकी रोड को क्षति पहुंची है, जिससे कि कल को जान माल की भी हानि हो सकती थी। वो भगवान का शुक्र है कि उस समय कोई था नहीं रोड पे, तो कोई क्षति जान की नहीं हुई है। तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है बिल्कुल वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो देहरादून पुलिस है उसके तरफ से एक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। इस समय सभी पर्यटकों और लोकल से अनुरोध करूंगा कि उस डायवर्जन प्लान का अनुपालन करें जब तक। देखिए, अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी FSL की टीम से यहाँ पे विजिट कर लिया है और साथ में से पूरी STF की यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है और जो भी हमलावर है उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। बड़े बाजार में गोली लगती है, उसके बाद अभी अब तक पकड़ा नहीं जाता। आप क्या मानेंगे? कैसे सब जगह चौराहे भी है, बगल में पुलिस भी तैनात रहती है यहाँ पर? देखिए, जो घटना हुई है उसको इसकी गंभीरता यही है कि हम जब यहाँ पर इसकी टीम आई है और जितने भी जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां टीबी मुक्त अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने तेज कर दिया है। अब तक 80 से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। जिले को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। CMO डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच के लिए 2 मोबाइल वैन लगाई गई हैं। इन वैन में फ्लूनेट मशीनें लगी हैं और मौके पर ही जांच की जा रही है। नगर निगम के 100 वार्डों में भी स्क्रीनिंग का काम पूरा हो चुका है। जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में एक्सरे की सुविधा से भी जांच की जा रही है। सभी मरीजों का रिकॉर्ड निक्षय पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि हर केस पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही CMO ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए 6 जरूरी मानकों को पूरा करना होता है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पूरा जिला टीबी मुक्त हो सके। अभियान के तहत जो सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का प्रयास पहले से ही चल रहा है
और लगभग 2080 के करीब अभी तक हम अपनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर चुके हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम ज्यादा टीबी की स्क्रीनिंग करें। हमारे पास 2 MMU मोबाइल वैन भी हैं जिनमें की हमने ट्रूनेट मशीन उसमें लगी हुई है, जिसके माध्यम से हम जगह जगह पर जाकर उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। इससे पहले भी हम जो हमारे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र 100 वार्ड है उनमें भी टीबी की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और लगातार हमारा प्रयास जारी है। जितना भी हमारे जिला चिकित्सालय है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सरे हो रहा है लोगों का, तो एक्सरे के माध्यम से हम टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ये जितनी भी स्क्रीनिंग का जो हमारा डाटा है, चाहे हम एक्सरे के माध्यम से कर रहे हैं या ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, इसको सभी का निश्चित पोर्टल पे हम एंट्री कर रहे हैं। और भी इसके टोटल 6 क्राइटेरिया है जिस तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में टीबी मुक्त अभियान तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि 80 से ज़्यादा जो ग्राम हैं जो टीबी से ग्रस्त हैं वो मुक्त हो सकें और साथ ही साथ पूरा ज़िला जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो। घर घर पहुंचकर मोबाइल वैन से ये जांच की जा रही है। टीबी से ग्रसित लोगों को साफ तौर पर देखा जा रहा है, उनको इलाज दिया जा रहा है ताकि पूरे ज़िले को जल्द से जल्द टीबी मुक्त बनाया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भी यही कहना, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा ये लक्ष्य है कि पूरा जिला जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो सके। आपको बता दें, टीबी जैसी गंभीर बीमारी के चलते कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों की जान चली जाती है, लोग परेशान रहते हैं। उसी को लेकर यह अभियान चालू किया गया है। मोबाइल वैन के जरिए अब उन सभी लोगों की जांच की जा रही है। देहरादून में एक अच्छी पहल शुरू की गई है। निक्षय पोर्टल पर सभी डेटा अपलोड किए जा रहे हैं। जिले को टीबी मुक्त बनाने का ये लक्ष्य सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की तरफ से चलाया गया है। पूरे देहरादून में टीबी मुक्त अभियान तेज कर दिया गया है। 80 से ज्यादा ग्राम पंचायत अब टीबी मुक्त हो चुके हैं और सीएमओ का साफ तौर पर यह कहना है कि 80 जिलों से, माफ कीजिएगा, खाली 80 ग्राम से जो ग्राम पंचायत है इनसे काम नहीं चलेगा। उन्हें पूरा जिला लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं कि पूरे जिले को टीबी मुक्त कराना है और इसी को लेकर के सारा डेटा जो है वो निक्षय पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। तो अब खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में बढ़ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन रिपोर्ट के लिए अलग अलग काउंटर पर नहीं जाना होगा। ये सभी सेवाएं एक ही कमरे में मिलेंगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में रोज 2,500 से 3,000 तक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को आसान और तेज सुविधा देना जरूरी हो गया है। रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं। इसमें हेल्दी हार्ट, एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल जैसी जांच शामिल है। अस्पताल प्रशासन का यह कहना है कि सभी जांच सरकार की तय कम दरों पर उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था से मरीजों का समय बचेगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया, एनीमिया प्रोफाइल बना दिया।
तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं और उसको और इवेलुएट करके और पैकेज बनाएंगे। इनकी दरें जो सरकार द्वारा पहले से निर्धारित है उन्हीं दरों पे किया जाएगा, जो कि मार्केट से काफी कम होती है, तो मरीज को इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। हत्या और अन्य गंभीर मामलों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 1 महीने से लगभग हर दिन किसी न किसी जगह से हत्या या फिर बड़ी घटनाओं की खबर सामने आ रही है। ये कानून व्यवस्था की कमजोर हालत को दिखाता है। गणेश गोदियाल का यह आरोप है कि कानून व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस अपने असली काम से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है और आम लोगों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती है तो इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाएं, जहां और पुलिस को बिना दबाव के काम करने दिया जाए, ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा फिर से बन सके। तो महाशिवरात्रि का पर्व अब नजदीक है। ऐसे में ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। आज जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ पैदल मार्ग पर बम बम भोले के उद्घोषों के साथ हजारों श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हुए देखे गए। मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात है, जो श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से गंतव्य तक पहुंचा रही है। खबर देहरादून से है, जहां रमन विहार इलाके में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिम से घर लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला था। फिलहाल देहरादून में ये रह रहा था। घटना सुबह करीब 10:15 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 हमलावरों ने विक्रम पर गोली चलाई, जबकि उनका एक साथी बाइक पर थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।